बाइस्कोप की बातें। दोस्तों, अगर बातें खून खराबे की हों, हत्या और रहस्य की हों, कानून और उसके दांव-पेच की हों, तो उन्हें कम से कम सुरीला नहीं कहा जा सकता। शायद इसीलिए बी.आर. चोपड़ा ने 2 मर्डर मिस्ट्रीज ऐसी बनाई जिनमें एक भी गाना नहीं था। एक फिल्म तो थी कानून और दूसरी थी इत्तेफाक। इत्तेफाक से आज बाइस्कोप की बातें उन्हीं में से एक फिल्म को लेकर की जा रही हैं। फिल्म के नाम का अंदाजा शायद आपने लगा लिया होगा, इत्तेफाक। फिल्म इत्तेफाक के बारे में खोजबीन की है अशोक अय्यर ने। प्रोग्राम को बनाने में मददगार हैं PKA नायर। और फिल्म इत्तेफाक से जुड़ी बातें आपको सुना रहे हैं प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। ये गाना फिल्म इत्तेफाक का नहीं है दोस्तों। असल में फिल्म इत्तेफाक में तो कोई गाना था ही नहीं। ये गाना है फिल्म आदमी और इंसान का। फिल्म आदमी और इंसान का ये गाना फिल्म इत्तेफाक के नामकरण के लिए बेशक जिम्मेदार कहा जा सकता है। फिल्म आदमी और इंसान BR फिल्म्स की एक बड़ी फिल्म थी और सन 1969 में बनाई जा रही थी। इसी फिल्म के बीच में एक रुकावट आ गई थी, जिसकी बदौलत तुरत फुरत एक छोटे बजट की फिल्म बनाई गई और जिसके टाइटल चयन का काम भी साहिर लुधियानवी के लिखे इस गाने की बदौलत तुरत फुरत हो गया, इत्तेफाक। मैंने उसकी लाश देखी थी, अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी। तुमने कुछ नहीं देखा, तुम पागल हो। जब से तुमने अपनी बीवी का खून किया है, उसकी लाश देखी है, लाश तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गई है, छा गई है। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ तुम्हें लाश दिखाई देती है, वरना कहीं कोई लाश नहीं, कहीं कोई खून नहीं हुआ। ये सब तुम्हारा वहम है, तसव्वुर है, कल्पना है तुम्हारी। BR फिल्म्स की धर्मेंद्र, सायरा बानो, फिरोज खान और मुमताज जैसे स्टार्स वाली फिल्म आदमी और इंसान के निर्देशक थे यश चोपड़ा। फिल्म आदमी और इंसान 3/4 बन चुकी थी कि अचानक फिल्म की हीरोइन सायरा बानो कोलाइटिस नाम की बीमारी से ग्रस्त हो गईं और फिल्म की शूटिंग रुक गई। BR चोपड़ा और यश चोपड़ा ने सोचा कि जब तक फिल्म आदमी और इंसान की शूटिंग दोबारा शुरू नहीं होती, तब तक क्यों न छोटे बजट की एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो झटाझट बन जाए। उन दिनों गुजराती का एक सस्पेंस ड्रामा बहुत मशहूर हुआ था। इसका नाम था धुम्मस। यह नाटक बाद में मराठी और हिंदी में भी मंचित हुआ। इस गुजराती नाटक की नायिका थी सरिता खटाऊ, जिन्होंने बाद में सरिता जोशी के नाम से गुजराती रंगमंच पर खासा नाम कमाया। खैर साहब, BR चोपड़ा और यश चोपड़ा ने भी नाटक धुम्मस देखा तो उन्हें लगा इस पर एक अच्छी रहस्यमय फिल्म बन सकती है और इसी विचार का परिणाम बनी फिल्म इत्तेफाक। धुम्मस की कहानी 26 दिनों तक चलने वाली एक घटना पर आधारित थी। फिल्म इत्तेफाक की कहानी के एक बड़े और प्रमुख हिस्से को एक रात की घटना में बदलकर नया रूप दिया गया। खबरदार, चाहो वही खड़े रहने तो गोली मार दूंगा। रॉय, पागलपन मत करो। मैं पागल नहीं हूँ। आप लोग सब हमेशा मुझे पागल समझते रहे। मेरा यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ, सिर्फ बदनसीबी का शिकार। एक के बाद एक हालात मेरे खिलाफ होते रहे। मैं अपने घर से अदालत, अदालत से पागलखाने से मिस्टर जगमोहन के घर तक पहुंच गया। अगर भगवान ने साथ दिया डॉक्टर साहब, तो मेरे घर से अदालत तक की कहानी भी साफ हो जाएगी। मंच के नाटकों को पर्दे पर उतारने का काम वैसे कई बार हुआ है। कुछ फिल्मों के नाम मुझे इस समय याद आ रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक पिगमेलियन को निर्माता अमित खन्ना ने मनपसंद के नाम से बनाया। के बालचंदर के तमिल नाटक
मेजर चंद्रकांत ने ऊंचे लोग के रूप में सिनेमा घरों को चमकाया। मराठी नाटक तोमी नवेच वो मैं नहीं बनी। विजय तेंदुलकर के नाटक कमला को नाम बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे को भी मंच की ही कास्ट के साथ कैमरे में उतारा गया। अश्रुचि झाले फूले ये मराठी नाटक आंसू बन गए फूल का नाम पाकर पर्दे पर आई। खबर है कि आजकल गोविंद नेहलानी, असगर वजाहत के नाटक जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, इसे पर्दे पर उतारने की तैयारी में है। वैसे मंच नाटक ही नहीं, मुझे 2 रेडियो नाटक भी इस समय याद आ रहे हैं दोस्तों, जिनका फिल्म के रूप में नया अवतार हुआ। एक तो दिनेश ठाकुर की लिखी फिल्म घर, जो उन्हीं के रेडियो नाटक का फिल्मीकरण थी, और दूसरी अनिल गांगुली के निर्देशन में बनी साहेब, जो इसी नाम के एक बंगला रेडियो नाटक पर आधारित थी। फिल्म इत्तेफाक के निर्देशन की बागडोर यश चोपड़ा ने संभाली। कलाकार चुने गए राजेश खन्ना, नंदा, सुजीत कुमार, बिंदु, अलका, मदनपुरी, इफ्तिखार और जागीरदार। बाकी कलाकारों तक तो ठीक था, मगर फिल्म की हीरोइन को लेकर B.R. चोपड़ा और यश चोपड़ा में थोड़ा मतभेद हो गया। यश जी का कहना था कि नंदा इस रोल में फिट कैसे बैठेगी। नंदा की तो सीधी साधी भारतीय नारी वाली इमेज थी, लेकिन नंदा के टैलेंट पर B.R. चोपड़ा को खासा भरोसा था, क्योंकि पहले भी उनके बैनर तले बनी 2 फिल्मों में नंदा काम कर चुकी थी। एक थी कानून, जिसमें कोई गाना नहीं था, और दूसरी धूल का फूल, जिसके गाने आज भी रेडियो पर बार-बार सुनाई देते हैं। झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। फिल्म इत्तेफाक की नायिका को लेकर हुए मतभेद में B.R. चोपड़ा का पलड़ा भारी रहा और नंदा ही इत्तेफाक की नायिका बनी। नंदा का कहना है कि इस रोल के लिए उन्होंने अपने चलने के अंदाज में भी बदलाव किया था। घर में सिगरेट है? तुम विस्की पीते हो? कभी कभी। घर में है? जब जी में आएगा पी लूंगा। तुम जाओ ऊपर आराम करो। मैं यहीं सो जाऊंगी। क्या? क्या कहा सोफे? सोफे पर। सोफे पे सारी रात? अभिनेत्री नंदा राजेश खन्ना से काफी सीनियर थी। राजेश खन्ना उस वक्त नए नए ही फिल्म संसार में आए थे। उनकी इक्का दुक्का फिल्में ही रिलीज हुई थीं, जैसे राज, बहारों के सपने और औरत। इत्तेफाक के बाद राजेश खन्ना और नंदा की जोड़ी 2 और फिल्मों में भी दिखाई दी। इनमें से एक थी सन 1970 में आने वाली द ट्रेन, जिसके निर्देशक थे रवि नगाइच। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। इसके बाद सन 1972 में आई जोरू का गुलाम, जिसके निर्देशक थे A. भीम सिंह। मेरा चैन खोया हुआ है, मेरा चैन खोया हुआ है, तमाशा ये गोया हुआ है। यहाँ कोई सोया हुआ है, यहाँ कोई सोया हुआ है। वहाँ लोग बैठे हैं सारे, कहाँ जाए हम दो मोहब्बत के मारे, कहाँ जाए हम दो मोहब्बत के मारे। B.R. फिल्म्स ने एक तरफ जहां समाज की बुराइयों पर प्रहार करने वाली धर्मपुत्र, साधना और एक ही रास्ता जैसी कामयाब फिल्में बनाई, वहीं उन्होंने जब जब रहस्य भरे विषय उठाए तब भी लाजवाब फिल्में पर्दे पर आईं। उनके बैनर तले 3 सस्पेंस फिल्में बनी। पहली थी सन 1960 में आने वाली कानून, और दूसरी इत्तेफाक, और तीसरी धुंध, जो सन 1973 में आई थी। ये तीनों ही फिल्में मर्डर मिस्ट्री थीं, और तीनों ही फिल्मों का रहस्य आखिर तक दर्शकों को बांधे रखता है। वैसे B.R. फिल्म्स की 2 और फिल्मों में भी रहस्य का साया कहानी पर था। ये फिल्में थीं हमराज और गुमराह।
लेकिन इन फिल्मों का शुमार सस्पेंस फिल्मों में नहीं, सामाजिक फिल्मों में होता है। बहरहाल फिल्म कानून की तरह फिल्म इत्तेफाक में भी कोई गाना नहीं था। हिंदी फिल्मों और गानों का चोली दामन का साथ है, लेकिन यह भी सच है दोस्तों कि गाहे बगाहे गीत रहित फिल्में बनी हैं और कामयाब भी हुई हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि फिल्मों की शूटिंग सिलसिलेवार या क्रमबद्ध तरीके से नहीं होती। कई बार बाद के दृश्य पहले शूट किए जाते हैं और शुरू के सीन आखिर में करने पड़ते हैं। लेकिन फिल्म इत्तेफाक की शूटिंग के दौरान ऐसा नहीं हुआ। फिल्म की शूटिंग शुरू से आखिर तक कहानी के हिसाब से की गई। चूंकि शूटिंग क्रमबद्ध तरीके से चल रही थी, इसलिए कलाकार भी अपने रोल में और ज्यादा गहराई से डूबते चले गए। सिर्फ एक ही सेट पर 22 दिनों में फिल्म इत्तेफाक की शूटिंग पूरी हो गई। यहां एक बात और बता दूं आपको दोस्तों, कुछ बरस पहले आने वाली मनोज बाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर की सस्पेंस फिल्म कौन इत्तेफाक से ही प्रेरित थी। निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा की फिल्म कौन की पूरी कहानी वैसे एक रात की घटना थी, लेकिन फिल्म इत्तेफाक की कहानी में केवल मूल घटना को ही एक रात में ढाला गया। वैसे एक्शन, सस्पेंस और हॉरर के लिए रात का माहौल फिल्मी पर्दे पर खासा फिट बैठता है और निर्माताओं ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया है। लेकिन जागते रहो और 16वां साल जैसी सामाजिक फिल्में भी रात भर की कहानी पर बनी हैं। फिल्म इत्तेफाक में अभिनेता इफ्तिखार पुलिस ऑफिसर के रोल में पर्दे पर दिखाई दिए और इसके बाद इफ्तिखार लगभग हर फिल्म में पुलिस की वर्दी में आने लगे। B.R. चोपड़ा को इफ्तिखार का नाम अशोक कुमार ने सुझाया था, लेकिन इफ्तिखार ने इत्तेफाक साइन की और उसी दौरान फिल्म महबूब की मेहंदी भी साइन कर ली। दोनों फिल्मों की शूटिंग एक साथ शुरू हुई। निर्देशक यश चोपड़ा को इफ्तिखार से 1 महीने के लगातार शूटिंग शेड्यूल की तारीखें चाहिए थीं, लेकिन वे तारीखें इफ्तिखार साहब महबूब की मेहंदी के लिए दे चुके थे। मजबूरी में इफ्तिखार को इत्तेफाक छोड़नी पड़ी और उनका रोल अभिनेता सज्जन को दे दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों की शूटिंग के बाद इफ्तिखार के पास चोपड़ा साहब का एक टेलीफोन आया। उनका कहना था, इफ्तिखार साहब, हमारी फिल्म आप ही करेंगे, पुलिस की वर्दी में आप ही फिट बैठते हैं, फिल्म हम आपको लेकर ही पूरी करेंगे, चाहे हमें इंतजार ही क्यों न करना पड़े। इसके बाद इफ्तिखार ने उनसे सहयोग किया। चोपड़ा साहब के हिसाब से तारीखें एडजस्ट की और फिल्म इत्तेफाक में वे वापस आ गए। फिल्म इत्तेफाक हिट हो गई और आने वाली फिल्मों में पुलिस ऑफिसर की वर्दी इफ्तिखार पर फिट हो गई। पुलिस, माफ कीजिएगा, आपको इस वक्त तकलीफ थी। यहाँ दिलीप रॉय तो नहीं आया? दिलीप रॉय? जी हाँ, वो पागल खाने से भाग निकला है। भाग निकले हैं? नहीं, यहाँ नहीं है। मेरा ख्याल है अगर आया तो सबसे पहले यहीं आएगा। यहीं आएंगे? घबराइए नहीं, हमने पुलिस के 2 आदमी बाहर खड़े कर दिए। आज जबकि सन 1969 में बनी फिल्म इत्तेफाक की बातें हो रही हैं, तो आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं दोस्तों कि इत्तेफाक शीर्षक से सन 2001 में भी एक फिल्म आई थी। इस नई इत्तेफाक में निर्देशक थे संजय खन्ना, संगीत दिलीप सेन समीर सेन का था और कलाकार थे सुनील शेट्टी, मुकुल देव और अनुपमा वर्मा। ये और बात है कि ये नई इत्तेफाक कब आई और कब गई पता ही नहीं चला। एक बात और उल्लेखनीय है, फिल्म इत्तेफाक ही वो आखिरी फिल्म थी जिसे यश चोपड़ा ने अपने भाई B.R. चोपड़ा के लिए निर्देशित किया। B.R. फिल्म्स के बैनर तले फिल्म धूल का फूल से सन 1959 में यश चोपड़ा ने बतौर निर्देशक अपना सफर शुरू किया था। इसके बाद धर्मपुत्र, वक्त, आदमी और इंसान और इत्तेफाक। फिल्म इत्तेफाक B.R. फिल्म्स के बैनर के लिए उनकी निर्देशित आखिरी फिल्म थी। इसके बाद यश चोपड़ा ने अपना अलग बैनर यश राज फिल्म स्थापित किया और फिल्म निर्माण में कदम रखा। सन 1973 में बनी दाग उनकी पहली निर्देशित और निर्मित फिल्म थी। इस हिट फिल्म के सितारे थे राजेश खन्ना, राखी और शर्मिला टैगोर। अब चाहे मारो थे आप यारा, मैंने तो हाँ कर ली।
अब चाहे मार उठे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली, अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली, अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझसे नियत धर ली, मैंने हंसकर हामी भर ली, यारी छूटे ना हाँ कर ली तो कर ली, अब चाहे मार उठे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली। फिल्म दाग के बाद यश चोपड़ा ने कामयाबी की जो पारी खेली वो सारी दुनिया जानती है। कभी कभी, दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर, मशाल, सिलसिला, लम्हे, चांदनी और दिल तो पागल है जैसी हिट फिल्मों के जरिए यश चोपड़ा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक इतिहास रचा। वैसे चोपड़ा भाइयों ने इतिहास यूं भी रचा है कि B.R. चोपड़ा और यश चोपड़ा दोनों ही भाइयों को भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। इतिहास का ऐसा केवल एक और सफा है जिस पर दो बहनों के नाम लिखे हैं इसी सम्मान के लिए, लता मंगेशकर और आशा भोसले। बहरहाल अब आते हैं फिल्म इत्तेफाक की कहानी पर। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक कत्ल से। सुषमा नाम की एक औरत का कत्ल हो गया है। पुलिस आई हुई है। सुषमा यानी अलका दिलीप राय यानी राजेश खन्ना की बीवी थी और दिलीप राय इल्जाम के दायरे में है। मिस्टर रॉय, आपने अपनी बीवी का खून किया है। ये झूठ है, मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बेकसूर हूँ, बेखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने ही मेरी बहन का खून किया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुझसे प्यार करता था। मैं मिस्टर रॉय खामोश खड़े रहिए, मैं इनका बयान ले रहा हूँ। लेकिन इसके बयान का मतलब जो हाथ निकालने है। दिलीप राय खुद को बेकसूर बता रहा था मगर उसकी मरी हुई बीवी सुषमा की बहन रेणु यानी बिंदु का बयान उसे झुठला रहा था। इनकी शादी मेरी बहन से पिछले साल हुई थी। मेरे बहनोई एक मशहूर पेंटर हैं। शादी के थोड़े ही दिन बाद से दोनों में झगड़ा रहने लगा। मेरी बहन को पार्टियों में जाने का बहुत शौक था। ये हर वक्त अपनी पेंटिंग में मसरूफ रहते थे और अक्सर उसके साथ जाने से इनकार कर देते थे। आज की रात भी जब मेरी बहन का खून हुआ, उससे थोड़ी देर पहले की बात है। रेणु ने पुलिस को वो सब बताया जो सुषमा की मौत से पहले दिलीप राय और सुषमा के बीच में हुआ था। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं क्या कह रही हूँ सुना नहीं तुमने? तुमने कुछ कहा? मैं पूछ रही हूँ तैयार कब होगे? पार्टी पर चलना है। पार्टी? क्या भूल गए? सिन्हा साहब ने आज हमें खाने पर बुलाया है। आज हमारी शादी की सालगिरह है ना? अरे हाँ, अरे याद आ गया। तुम ऐसा करो, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं अकेले नहीं जाऊंगी। पार्टी हमारे लिए दी गई है, हमारी शादी की सालगिरह की वजह से। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। सुषमा, इस वक्त मेरा जाना बहुत मुश्किल है। मुझे आज ये पेंटिंग पूरी करनी है। पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग, जब देखो पेंटिंग। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी पेंटिंग से। जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की थी। तुम्हारी वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। देखती हूँ आज तुम कैसे पेंटिंग करोगे। क्या बच्चों ऐसी बात कर रही हो? ये ब्रश मुझे वापस दो, मुझे आज ये पेंटिंग पूरी करनी है। नहीं दूंगी, मैं आज तुम्हें पेंटिंग नहीं करने दूंगी। ये आज क्या हो गया तुम्हें? मुझे ये पेंटिंग पूरी करनी है। जब तक ये पूरी नहीं होगी मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। मियां बीवी के बीच में शुरू हुई ये तकरार देखते ही देखते उग्र से उग्र होती चली गई। मत लगाओ इसे। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे ठीक ना होगा। जाओ, मुझे काम करने दो, जाओ। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये दो कौड़ी की तस्वीर क्या मुझसे अच्छी है? तुमसे 1000 गुना अच्छी है। ये बात है, इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये तस्वीर। तूने मेरा मानवा खून किया है। नहीं, तूने मेरा खून किया है। मैं तुम्हारा खून करूंगा। मैं तुम्हारा खून करूंगा। 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 रेणु ने अपने बयान में जो घटना सुनाई उसके मुताबिक मौजूदा हालात दिलीप राय को कातिल साबित कर रहे थे। लिहाजा दिलीप राय को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर कत्ल का मुकदमा चला। ये जो आदमी आपके सामने खड़ा है कातिल है, मुजरिम है। इसने अपनी बीवी का खून किया है। हर शहादत, हर बयान, हर सबूत इसके खिलाफ है। ये खूनी है, खूनी है। हाँ, मैं खूनी हूँ, मैं कातिल हूँ। मैंने अपनी बीवी का खून किया है। मैंने अपनी बीवी का खून किया है। जज साहब, मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया है। मैंने अपनी सुषमा का खून नहीं किया है।
अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। तुम सब लोगों को मार डालूंगा। तुम सब लोगों का खून कर दूंगा। तुम सब लोगों का खून कर दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं मालूम होती। इसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजकर पहले इसका मुआयना कराया जाए और उसके बाद डॉक्टर की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत के आदेशानुसार दिलीप राय की दिमागी हालत ने उसे पागलखाने पहुंचा दिया। यहां डॉक्टर त्रिवेदी यानी जागीरदार की देखरेख में उसका इलाज होने लगा। पागलखाने में दिलीप राय को इंस्पेक्टर दीवान यानी सुजीत कुमार की देखरेख में रहना था। एक दिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर खन्ना यानी मदनपुरी दिलीप राय का हालचाल जानने के लिए वहां आए। डॉक्टर साहब, ये दिलीप रॉय क्या सचमुच पागल है? अभी कोई फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन अंदाजा यही कहता है कि उसका दिमाग ठीक नहीं। अपनी बीवी का बेमकसद कत्ल से पहले और बाद में चीखना चिल्लाना और भड़कना, उसके खिलाफ शहादतें, इन सब का एक ही नतीजा निकलता है कि वो पागल है। जब डॉक्टर त्रिवेदी ने 27 नंबर यानी दिलीप राय को इंस्पेक्टर दीवान और एडवोकेट खन्ना के सामने बुलवाया तो दिलीप राय ने एकदम चुप्पी साध ली। उसकी खामोशी को तोड़ने के लिए डॉक्टर त्रिवेदी, इंस्पेक्टर दीवान और एडवोकेट खन्ना तीनों ने अपने अपने तरीकों से कोशिशें की। आइए मिस्टर रॉय, देखिए ये सरकारी वकील आपसे मिलने आए हैं। मिस्टर रॉय, हैव अ सिगरेट प्लीज। आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों मिस्टर रॉय? लगता है कि बारिश होने वाली। आपका क्या ख्याल है मिस्टर रॉय? बारिश अच्छी लगती है आपको मिस्टर रॉय? सुना आजकल पढ़ाई बहुत हो रही है, कानूनी किताबों को पढ़ने का बहुत शौक है। अब तक दिलीप राय चुप्पी साधे हुए था, लेकिन कब तक चुप रहता? ये चूहे बिल्ली का खेल छोड़िए, मतलब की बात कीजिए ना। मिस्टर रॉय, सरकारी वकील साहब आपकी खैरियत मालूम करने आए हैं। ये मेरी खैरियत मालूम करने नहीं आए, ये जानने आए हैं कि मुझे कब जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पे चढ़ाया जा सकता है। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? हम सब आपके दोस्त हैं मिस्टर रॉय। मेरा कोई दोस्त नहीं। अगर ये साबित कर दिया जाए कि मैं पागल नहीं तो मुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाएगा, और अगर ये साबित कर दिया जाए कि मैं पागल हूं तो मैं सारी जिंदगी इस पागलखाने की चार दीवारी में खड़ता रहूंगा। तुम दोनों मेरे दुश्मन हो। मिस्टर रॉय, कानून के पंडितों ने अपना कमाल दिखाया, मुझे कातिल ठहराया और फांसी की तैयारी कर ली। फिर दिमाग के डॉक्टर ने अपना कमाल दिखाया, कहा मेरा दिमाग खराब हो गया और मुझे पागलखाने में बंद कर दिया। अरे मेरी तो यूं भी मौत है, यूं भी मौत है। मिस्टर रॉय, आप खामखा वो बातें सोचते रहते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं। जाइए आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। दिलीप राय क्रोध में जब अपना आपा खो बैठता था तो वो लगभग वहशी हो जाता था। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। मैं ठीक भी कैसे हो सकता हूँ? कभी पागल से कातिल, कभी कातिल से पागल। डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, परमात्मा के लिए मुझे छोड़ दीजिए, वरना मैं टकरे मार मार के ये पागलखाने की दीवारें तोड़ दूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं किसी का खून कर दूंगा, मार डालूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगा। दिलीप राय की वहशियाना हरकतें देखकर एडवोकेट खन्ना, इंस्पेक्टर दीवान और डॉक्टर त्रिवेदी सभी सख्ते में आ गए। डॉक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अपनी बीवी का खून इसी ने किया है। जरूर किया होगा, मगर पागलपन के दौरे में जिस वक्त उस पर ये दौरा पड़ता है, ये सब कुछ भूल जाता है। उस गुस्से में ये किसी का भी खून कर सकता है। अभी अभी ये आपका खून कर सकता था, मेरा भी खून कर सकता था। अचानक पागलखाने में भगदड़ मच गई। डॉक्टर मिस्टर राय भाग गए। मुझे इसी बात पे करना। चलिए वकील साहब। कौन भाग गया? मैं रिवॉल्वर में देगा। रिवॉल्वर के मौत था। बड़ा खतरनाक आदमी। देखो, सब जगह खबरदार। पुलिस वायरलेस रेडियो सब जगह जाना हो। ओके। दिलीप राय के पागलखाने से भाग जाने की सूचना जब रेडियो से सुनाई जा रही थी, तब रेखा अपने घर में अकेली थी। रेखा यानी नंदा, उसने भी ये खबर सुनी। हम आकाशवाणी के बंबई केंद्र से बोल रहे हैं।
एक आवश्यक सूचना सुनिए। आज शाम पागलखाने से एक पागल भाग गया है। ये पागल बहुत खतरनाक है। उसने अपनी बीवी का खून कर दिया है। आपको चेतावनी दी जाती है कि अपने मकानों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। इस आदमी का हुलिया ये है: कद 5 फुट 10 इंच, रंग गंदुमी, खड़ी नाक, दाढ़ी और सर के बाल बढ़े हुए, और वो खादी का सफेद कुर्ता पाजामा पहने हुए है। कुर्ते पर 27 नंबर का बिल्ला लगा हुआ है। इससे पहले कि रेखा अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर पाती, उसने एक अनजान आदमी को अपने सामने खड़ा पाया। तो मैं गोली मार दूंगा। मैं कौन हूं तुम रेडियो पर सुन चुकी हो। एक बात सुनो, और से सुनो, जब मैं तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटाऊं तो बिल्कुल शोर मत मचाना, चिल्लाना मत। अगर चीखी तो गोली मार दूंगा। मैं कहता चलो, तुम ठीक रही तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, और अगर चीखी तो समझ लो जिंदगी या मौत। रेखा ने बताया कि वो घर में अकेली है। उसका पति जगमोहन कलकत्ता गया हुआ है। दिलीप राय ने घर का मुआयना किया। उसने वहां जगमोहन की तस्वीर भी देखी। इसके बाद वो इस बात से निश्चिंत हो गया कि घर में सचमुच रेखा के अलावा और कोई नहीं था। इतनी खूबसूरत लड़की को अकेले घर में डर नहीं लगता? लगता है तुमसे। जगमोहन कपड़े हैं? क्यों? मैं कब तक ये पागलखाने के गीले कपड़े पहने रहूंगा? उसका कपड़ा कहाँ? तुम यहीं ठहरो, मैं लेके आती हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। तुम ऊपर नहीं आ सकती। अकेला जाने दूं ताकि तुम ऊपर जाके पुलिस को टेलीफोन कर सको। ऊपर कोई टेलीफोन नहीं, मेरा यकीन करो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऊपर जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें अपने बेडरूम में नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्या तुम पसंद करोगे कि कोई तुम्हारे बीवी के कमरे में जाए? बीवी का नाम मत लो। बीवी का नाम सुनते तुम पागल क्यों हो जाते? की बात मत करो, चोर कपड़े लेके। दिलीप राय के लिए जब रेखा अपने पति के कपड़े लाने गई तो अलमारी में उसे अपने पति का रिवॉल्वर नजर आया, लेकिन रिवॉल्वर लेकर रेखा कुछ कर पाती इसके पहले ही दिलीप राय ने झपट कर रिवॉल्वर उसके हाथ से छीन लिया। चला दूं गोली? बहुत चालाक बनती हो। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। दिलीप राय पागलखाने के कपड़ों में नहीं रहना चाहता था, उसे कपड़े बदलने थे। रेखा ने अपने पति जगमोहन के कपड़े उसे देते हुए सलाह दी कि वो ऊपर जाकर कपड़े बदल ले, लेकिन दिलीप राय उसकी चालाकी समझ गया। तुम मुझे पागल समझती हो? मैं ऊपर जाऊं और तुम पुलिस को फोन कर दो? नहीं, मैं कपड़े यहीं पे बदलूंगा। मेरे सामने? किचन। सुनो, जब तक मैं कपड़े बदलता रहूं तुम बातें करती रहो। बातें? हाँ, जोर जोर से। मैं तुम्हारी तरफ पागल नहीं हूँ। बात करो। सुनो, बोल दी गई। जब से तुम इस घर में आए हो मैं बराबर सोच रही हूँ मैंने कौन से पाप किए थे जिनका मुझे ये फल मिला। तुम किसी और के घर क्यों नहीं गए? इसी घर में क्यों चले आए? तुमने अभी तक ये भी तो नहीं बताया कि तुम जाओगे कब? जब मौका मिलेगा चले जाऊंगा। ना मौका मिला तो नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। रेखा दिलीप राय से बहुत घबरा रही थी। उसे जैसे ही मौका मिला उसने पुलिस को टेलीफोन किया। पुलिस here. हेलो हेलो, इंस्पेक्टर डिसोजा स्पीकिंग। हेलो हेलो। फिर चला कि मैं तुम पे भरोसा करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम? मैं ये टेलीफोन। नहीं, ऐसा मत करना ऐसे। लोग टेलीफोन करेंगे, टेलीफोन न मिला शिकायत करेंगे, टेलीफोन कंपनी के लोग आ जाएंगे। फिर टेलीफोन को हाथ लगा तो क्या जवाब होगा? अभी ये तनातनी इधर चल ही रही थी कि दरवाजे पर कॉल बेल बजी।
जरूर पुलिस होगी। खबरदार अगर मेरे बारे में एक लफ्ज भी कहा, अगर कहा तो ये गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। कौन? डॉक्टर त्रिवेदी। नमस्ते, कैसी हो रेखा? इंस्पेक्टर दीवान, मिसेस जगमोहन। रेखा, जगमोहन है घर में? जी नहीं, वो कलकत्ते गए हुए, कल वापस आएंगे। तुम अकेले हो घर में? जी। ये दरवाजे खिड़कियां तो बंद है ना? क्यों? पागल खाने से एक पागल भाग गया है, बहुत ही खतरनाक आदमी। उसने अपनी बीवी का खून कर दिया। जरा होशियार रहना। डॉक्टर साहब, वो क्या बात है? कुछ नहीं, वो अपने खतरनाक पागल का जिक्र किया था, मैं डर गई। डरने की कोई बात नहीं, बाहर पुलिस का पहरा है। डॉक्टर त्रिवेदी और इंस्पेक्टर दीवान वहां से चले गए तो रेखा की एक पड़ोसन दूध लेने के लिए आदम की। सोए हुए तो नीचे क्या ही रही। मुन्ने की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा था कुछ खिलाना नहीं, बहुत मांगे तो कुछ जूस वूस दे देना। मुन्ना कहता है मैं दूध पियांगा, है ना अपने प्योदा पुत्र, मैं दूध कित्थों ले आवा। सोचिए रेखा बहन जी के पास तो जरूर होएगा, जाके ले लेती हूँ। जगमोहन नहीं आया कलकत्ते तो? अभी तक वापस नहीं है। ए मर्दा भी खराबी है, एक बारी घरों बाहर जाते तो वापस बढ़ते ही नहीं। मैं की करना आई थी, कर लो गल, दूध दे। रसोई में ही होना, आप ही जाके ले लेती हूँ। ले तुम यही बैठो, मैं लेकर आती। कर लो गल, मैं कल भी इससे क्या करांगी। चलो चलकर गलबाता करांगी। चलो हाय, यहाँ तो सब कुछ है, दूध भी है, सेब भी है, अंगूर भी है। मेरे मुन्ने को तो सब पसंद। सुनिया कुछ पागल खाने तो लग गया है। रेडियो पे सुना था। रेडियो वाले बड़े अजीब है, हम भजन करते पागलों की खबर सुनाने लग गए। जैसे तैसे रेखा ने उस पड़ोसन को चलता किया। तुमने उसे किचन में क्यों आने दिया? मैं क्या करती है? अगर मुझे देख लेती तो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बजाय मुझे अकेले के हम दोनों को मारते थे। खून करने की तो आदत है तुम्हें, अपनी बीवी का खून करना। दिलीप राय अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था और उसने रेखा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने तुम्हें क्या तकलीफ दी, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने तुम्हें अपने घर में छुपाया, पुलिस से बचाया, और तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे हो जो कैदियों के साथ किया जाए। बंद करो ये रोना। ये महज इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों जेलर और कैदी बन गए, वरना तो मुझे जेलर बनने का शौक है, मैं तुम्हें कैदी बनाने का। दिलीप राय ने रेखा को थप्पड़ मार तो दिया, मगर उसे अफसोस भी हुआ। उसने रेखा को दिलासा देने की कोशिश की। सिर्फ एक रात की बात है, सुबह होने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ इस बीच में जो वक्त है वो दोस्ती में गुजर जाए तो अच्छा है। मेरी समझ में नहीं आता, मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी करूं या अपने आप से। क्या तुम मुझे अभी तक पागल समझती हो? नहीं। जैसे जैसे रात गहराती गई, वक्त गुजरता गया, दिलीप और रेखा के बीच अपरिचय की धुंध छटती गई और जैसे थोड़ा थोड़ा अपनापन सा जागने लगा। बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। तुम विस्की पीते हो? कभी कभी। घर में है, जगमोहन पीते हैं। कहाँ है? उस अलमारी में। नहीं, रहने दो, जब जी में आएगा पी लूंगा। तुम जाओ ऊपर आराम करो। मैं यहीं सो जाऊंगी। क्या कहाँ सोगी? सोफे पर। सोफे पे सारी रात? दिलीप राय और रेखा के बीच पैदा होने वाला ये अपनापन कुछ कदम और आगे बढ़ा। तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? अब नहीं लगता। जी चाहता है तुम्हारी तस्वीर बना दूं। तुम्हारी बीवी कैसी थी? बहुत खूबसूरत। तुम्हें पसंद थी? बहुत पसंद थी।
मैं उससे बहुत प्यार करता था। तुम भी तो जगमोहन से प्यार करती हो। जगमोहन वो महीने के 20 दिन बाहर रहता है और मैं यहाँ अकेली पड़ी बिस्तर पर करवटें बदलती रहती हूँ। तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? ट्रेजेडी हो जाने के बाद ही पता चलता है वो ट्रेजेडी थी। आधी रात गुजर चुकी थी। दिलीप आंखें मूंदे सोफे पर अधलेटा सा था। उसे सोया हुआ जानकर रेखा कमरे से बाहर चली गई, लेकिन तभी दिलीप जाग गया। उसे रेखा को वहां नहीं पाया तो यहां वहां ढूंढा, इस कमरे से उस कमरे तक। रेखा तो नहीं मिली। उसे मिली बाथरूम में रेखा के पति जगमोहन की लाश। दिलीप की चीख सुनकर घर के बाहर तैनात इंस्पेक्टर दीवान सचेत हुआ और भीतर चला आया। मिस्टर जगमोहन, आप ठीक हैं? हाँ, क्यों? यहाँ किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। क्या मिस्टर जगमोहन वापस आ गए? नहीं तो फिर आवाज किसकी थी? किसी की भी नहीं। आपको शायद धोखा हुआ होगा। आपके यहाँ सोफे पर सो रही थी? जी हाँ, मेरे पति आने वाले थे। बेडरूम में घंटी सुनाई नहीं देती, इसलिए मैं यहीं सो गई थी। ये कमरा क्या है? किचन। वो क्या है? बेडरूम। मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा ना, मेरे पति घर पे नहीं है। आपको मेरे बेडरूम में नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर तो चला गया, लेकिन दिलीप अब रेखा को एक नई नजर से देख रहा था। इंस्पेक्टर चला गया। कैसे टाला तुमने उसको? टाला? क्या मतलब? घर की तलाशी ले ली उसने? क्यों लेता? एक मर्द की आवाज सुनी थी ना, मेरी आवाज, मेरी चीखने की आवाज। उसके कानों को धोखा हुआ। उसकी आंखों को भी धोखा हुआ था। तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसने तुम्हारा बाथरूम नहीं देखा? बाथरूम क्यों देखता? क्या है बाथरूम में? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? जलील! मुझे मारने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं चाहती तो तुम्हें गिरफ्तार करवा सकती थी, मगर मैंने इंस्पेक्टर को बेडरूम तक आने नहीं दिया। दरवाजे के सामने खड़े होकर तुम्हें बचाया। तुमने मुझे नहीं बचाया, अपने आप को बचा। इंस्पेक्टर अगर बेडरूम तक आ जाता तो बाथरूम में जरूर जाता। बाथरूम का दरवाजा खुला था। बाथरूम क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूं, असलियत बयान कर रहा हूं। बाथरूम में जगमोहन की लाश है। तेरा मरा हुआ पति पड़ा है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। तुम जागते हुए भी सपने देखते हो। मैं सपने नहीं देखता जलील औरत। तूने अपने पति का खून किया, उसकी लाश को बाथरूम में छुपा रखा है। देख, अपनी आंखों से देख। मैं क्या देखूं? तुम देखो अपनी आंखों से। आओ देखो। दिलीप राय रेखा को लेकर बाथरूम में गया, लेकिन वहां जगमोहन की लाश नहीं थी। लाश कहां गायब हो गई? स्वयं दिलीप को अब अपनी दिमागी हालत पर शक होने लगा। उसे लगा वो सचमुच पागल है। मैंने उसकी लाश देखी थी, अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी। तुमने कुछ नहीं देखा, तुम पागल हो। जब से तुमने अपनी बीवी का खून किया है, उसकी लाश देखी है। लाश तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गई है, छा गई है। तुम जहां भी जाते हो वहां तुम्हें लाश दिखाई देती है, वरना कहीं कोई लाश नहीं, कहीं कोई खून नहीं हुआ। ये सब तुम्हारा वहम है, तसव्वुर है, कल्पना है तुम्हारी। शायद तुम ठीक कह रही हो। मेरी कल्पना है, मेरा वहम है। मैं चीते में सपने देखता हूँ। मैं पागल हो गया, पागल हो गया। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं। शांत हो जाओ, मत हलकान करो अपने आप को। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। मैंने तुम्हें मारा है। मैं पागल हो गया। शायद इसी पागलपन में मैं अपनी बीवी का खून कर दिया। आखिर दिलीप ने रेखा के घर से
चले जाने का फैसला किया। अच्छा मिसेस जगमोहन, आपसे रुखसत लेने का वक्त आ गया। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे माफ कर देंगे? मेरे यही बहुत है। कहाँ जाएंगे? कहीं भी चला जाऊंगा, जहाँ कदम ले जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। पत्नी का खून, पुलिस, पागलखाना, डॉक्टर, तुम्हारा घर, ऐसा लगता है चारों तरफ धुआं ही धुआं है। मैं इस धुएं से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मेरा दम घुट रहा है। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ आराम से सांस ले सकूं, चैन से अपने बारे में सोच सकूं। दिलीप रेखा के घर से जाने ही वाला था कि डॉक्टर त्रिवेदी आ गए और उसी वक्त आया एक टेलीफोन। मैं बात। हेलो, कौन? ट्रंक कॉल है? कलकत्ते से? जगमोहन जी, आप जगमोहन से बात करना चाहते हैं? किंग्स एंड किंग से बोल रहे हैं? फरमाइए, क्या उन्हें फौरन कलकत्ता वापस भेज दूं? मगर साहब वो तो अभी कलकत्ते में ही है। जी, ये कैसे हो सकता है? आप खुद उन्हें कल दोपहर के जहाज पे चढ़ा आए हैं, मगर वो तो अभी यहां नहीं पहुंचे। जी हां, जगमोहन अभी यहां नहीं पहुंचे। बड़ी अजीब बात है। क्या बात है डॉक्टर साहब? कलकत्ते से फर्म के मैनेजर का फोन था। वो कहते हैं जगमोहन यहाँ वापस आ गया है। वापस आ गए? हाँ, उन्होंने खुद कल दोपहर को उसे हवाई जहाज पे चढ़ाया है। इस हिसाब से उसे 6 बजे तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। फोन पर बात करते हुए डॉक्टर त्रिवेदी को छिपे हुए दिलीप राय ने भी सुना और पल भर में ही उसके सामने जैसे रहस्य के कई पर्दे खुल गए। वो पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आ गया। एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। मालूम होता है वो फिर निकल गया, खिड़की तोड़कर भाग गया। डॉक्टर साहब, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो इतनी ऊंची खिड़की से कूद कैसे गया। पागल आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन भागकर वो गया कहाँ? मुझे मालूम है। मालूम है? कहाँ गया है? स्टेशन, वो 4:35 की गाड़ी से जाने वाला है। 4:35 की? अभी टाइम है। चलो दीवान, आप चले जाएंगे, मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, अब वो यहाँ नहीं आएगा। तुम्हारे पास नींद की गोलियां हैं, एक खा लो और आराम से सोलो। ऐसा कम चलो। तू क्या पुलिस को बुलाएगी? पुलिस को मैं बुलाऊंगा। कमीनी जलील औरत, अब मुझे यकीन हो गया। बाथरूम में जगमोहन की लाश थी। जगमोहन कलकत्ता से वापस आ गया था। तूने उसका खून किया? क्यों किया? किस लिए किया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तूने उसका खून किया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है? कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सब कुछ मालूम है। तुम रेडियो पर सुन चुकी थी कि पागलखाने से एक पागल भाग गया है। जब मैं इस घर में दाखिल हुआ, तुमने सोचा अब मैं अपने पति के खून का इल्जाम इस पर लगा सकती हूँ। इसलिए तुमने मुझसे मीठी मीठी बातें करके मेरी अकल पर पर्दा डालने की कोशिश की, मुझे शीशे में उतारना चाहा। अगर तुम चाहती, तुम भाग सकती थी। जब डॉक्टर और दीवान इस घर में आए, तुम उन्हें बतला सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने यह जाहिर किया कि तुम मुझसे डरी हुई हो, लेकिन वो डर नहीं था, वो तुम्हारी चाल थी। बताओ वो लाश क्या? क्या कोई लाश नहीं थी। तुम पागल हो, तुमने अपनी बीवी का खून किया है। नहीं, ना मैं पागल हूं, ना मैंने अपनी बीवी का खून किया है। इस घर में कत्ल हुआ है और वो लाश मैंने अपनी आंखों से देखी है। और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मासूम बेगुनाह इस खून के इल्जाम में पकड़ा जाए, क्योंकि मैं जानता हूं, अरे मैं जानता हूं उसकी हालत क्या होती है। मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊंगा तब तक इस बात का फैसला ना हो जाए कि कातिल कौन है। आओ मेरे साथ। अब दिलीप राय को डॉक्टर त्रिवेदी और इंस्पेक्टर दीवान से भी डर नहीं था, इसलिए ये सच्चाई उसने उन दोनों पर भी जाहिर कर दी। मैं यहाँ हूँ, खबरदार, चाहो वही खड़े रहोगे तो गोली मार दूंगा। रॉय, पागलपन मत करो।
मैं पागल नहीं हूं। आप लोग सब हमेशा मुझे पागल समझते रहे। मेरा यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूं, सिर्फ बदनसीबी का शिकार। एक के बाद एक हालात मेरे खिलाफ होते रहे। मैं अपने घर से अदालत, अदालत से पागलखाने, पागलखाने से मिसेस जगमोहन के घर तक पहुंच गया। अदालत और पागलखाने के बीच जो हुआ वो आप सब जानते हैं। अगर भगवान ने साथ दिया डॉक्टर साहब, तो मेरे घर से अदालत तक की कहानी भी साफ हो जाएगी। इस वक्त मैं पागलखाने से लेकर मिसेस जगमोहन के घर तक और उसके बाद जो कुछ भी हुआ मैं आप सबको बतला देता हूं। इसके बाद जो जी में आए कीजिए, चाहे मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दीजिए, चाहे मुझे हमेशा हमेशा के लिए पागलखाने में बंद कर दीजिए। डॉक्टर साहब, इसे पकड़ लीजिए, ये पागल है, इसने मुझे पागल बना दिया, ये आप दोनों को भी पागल बना देगा। दीवार, जैसे मैं बाथरूम में पहुंचा, मेरी सांस नीचे के नीचे, ऊपर की ऊपर है। ये पागल है, इसका दिमाग खराब है, इसकी किसी बात का यकीन मत कीजिए। मिस्टर रॉय, आपकी सांस नीचे की नीचे और ऊपर की ऊपर क्यों रह गई? क्या देखा आपने? जगमोहन की लाश। जगमोहन की लाश? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने जगमोहन की लाश अपनी आंखों से देखी है, मेरा यकीन कीजिए। आओ दीवान, बाथरूम में। डॉक्टर साहब, जगमोहन की लाश अब वहां नहीं है। लाश वहां थी, अब नहीं है? क्या कह रहे हैं? यही तो मैं कह रही हूँ, ये सब इसका वहम है, तस्वुर है, कल्पना है। हाँ, मैं भी इसे कल्पना समझता था डॉक्टर साहब, लेकिन जब आप यहाँ आए और टेलीफोन पे बात हुई कि जगमोहन कलकत्ते से वापस आ गया है, तो मुझे यकीन हो गया जगमोहन इस घर में आया था और उसका खून यहाँ पर हुआ है। तब मैंने सोचा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो कोई ये बतलाने वाला ना होगा कि लाश यहाँ पर थी, क्योंकि इसका चश्मदीद गवाह सिर्फ मैं हूं। तब मैंने फैसला किया, अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन इस घर से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस खून के इल्जाम में दूसरा कोई बेगुनाह आदमी पकड़ा जाए। मिस्टर रॉय, ये क्या जिन और भूतों की कहानियां सुना रहे हैं आप? और आप चाहते हैं कि इस पर एक गिन भी कर लें? लाश के पांव नहीं होते मिस्टर रॉय जो चलकर बाहर चली जाए। अगर आपने लाश देखी तो बताइए कहां है। और ठीक इसी समय एक लाश के साथ इंस्पेक्टर कर्वे घर में दाखिल हुए। लाश यहाँ है। मिसेस जगमोहन, आप जरा शनाख्त के लिए आएंगी? जगमोहन, ये तूने क्या किया? तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए? तुझे किसने मारा? हाँ, ये है वो लाश जिसे मेरे बाथरूम में देखा था। डॉक्टर साहब, ये है वो। पापी, नीच, मेरे पति का खून तूने किया है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। ये औरत झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, आप बोल रहे हैं। अगर इजाजत हो तो मैं इस मामले में कुछ कहूं। बोलिए। आप दिलीप राय को तो जानते हैं? जानता हूं। ये अपनी बीवी का खून के इल्जाम में पकड़े गए थे। और ये भी जानते हैं कि इन्हें पागलखाने भेज दिया गया था? मुझे मालूम। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख्याल में ऐसा हुआ होगा। दिलीप राय जब पागलखाने से भागा और छुपने का ठिकाना ढूंढ रहा था, तो रास्ते में उसे जगमोहन मिल गया। जगमोहन ने रेडियो पर उसका हुलिया और नाम सुन लिया था। जगमोहन ने दिलीप राय को देखते ही पकड़ने की कोशिश की और इसी हाथापाई में दिलीप राय ने जगमोहन का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस आदमी को जिंदा कभी देखा ही नहीं है। पहली बार इसकी लाश देखी थी, वो भी इस घर में, इस बाथरूम में। लाश यहां पर थी। मैंने घर से भागना चाहा, दरवाजे तक पहुंचा, घंटी बजी। मिसेस जगमोहन, इससे पहले मैं उनसे कुछ बात कर सकूं, मैंने कहा जाके दरवाजा खोलो। मैं बेडरूम की तरफ भागा, जाके चुप किया। दरवाजा खुला, एक आदमी आया, आपस में बातचीत हुई। दोनों किचन गए। किचन से बाहर मिसेस जगमोहन आई, आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मिस्टर रॉय, जो आदमी यहाँ आया था, आप उसे जानते हैं? जानता हूं। कहाँ है वो आदमी? इस वक्त यहाँ। कौन है वो? ये बकवास। मैं जब भी यहाँ आया हूँ डॉक्टर त्रिवेदी के साथ आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं मिसेस जगमोहन को जानता ही नहीं, फिर अकेला आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने भी इन्हें पहली बार डॉक्टर साहब के साथ ही देखा था। इंस्पेक्टर साहब, दीवान यहाँ आए थे, मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा था। मिसेस जगमोहन झूठ बोल रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। कातिल का बयान आप सुन चुके, मकतूल क्या कहता है वो भी सुनिए। मरने वाली की मुट्ठी में कातिल का नाम और पता सब मौजूद है। ये देखिए, 27 नंबर का बिल्ला। डॉक्टर साहब, ये पागलखाने का बिल्ला है।
जो दिलीप रॉय की कमीज पर लगा हुआ था जब वहां से भागा था। इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्ला मिस्टर जगमोहन के हाथ में उस वक्त आया होगा जब दिलीप रॉय ने जगमोहन के ऊपर हमला किया होगा और दोनों में हाथापाई हुई होगी। ऐसे हालात दिलीप राय को एक बार फिर कातिल साबित कर रहे थे, मगर उसने अपना दिमागी संतुलन खोया नहीं। वो अपने बयान पर कायम रहा और इस बार तकदीर ने उसका साथ भी दिया। एक सिगरेट लाइटर दिलीप का मददगार बना। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं इस घर में अकेले कभी नहीं आए? सोच समझ के जवाब दीजिए। मैंने कह दिया कि मैं अकेला यहाँ कभी नहीं आया। आप भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। कल शाम जब मैं पागलखाने से भागकर यहाँ आया था, आप पहली बार डॉक्टर त्रिवेदी के साथ आए थे और दूसरी बार अकेले, किसी की चीख सुनने के बाद। मेरी चीख? ये सब आपका वहम है। ये मेरा वहम ही आपकी भूल है। अपनी याददाश्त पे जोर दीजिए। आपने यही खड़े होकर मिसेस जगमोहन से बातें की थी और यही खड़े होकर आपने सिगरेट चलाया था। ये सब आपका पागलपन है। आपका दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग खराब हो गया? आपका दिमाग तो ठीक है, फिर आपको याद क्यों नहीं आया? ये मेरा लाइटर। आप झूठ बोल रहे हैं, ये लाइटर मेरा है। जब आप अकेले यहाँ पर आए थे, आपने अपना सिगरेट इसी लाइटर से जलाया था और इत्तेफाक से अपने साथ ले गए थे। इस इत्तेफाक को मैं भगवान का इंसाफ कहता हूँ। मिस्टर रॉय, इस लाइटर में ऐसी क्या खास बात है जो आप कहते हैं ये आपका है? ये लाइटर मुझे मेरी साली ने दिया था। सिगरेट लाइटर की पहचान के लिए रेणु को भी वहां बुलवाया गया। इंस्पेक्टर साहब, आपने इन्हें पकड़ लिया, बहुत अच्छा किया। इन्हें बिल्कुल न छोड़िए, कभी मत छोड़िए। मिस रेणु, यहाँ एक और खून हो गया है जिसके बारे में कहा जाता है वो भी मिस्टर रॉय ने किया। जरूर किया होगा, ये किसी का भी खून कर सकते हैं। इस कत्ल का ये लाइटर एक बहुत बड़ा सबूत है। इस मुकदमे पे ये लाइटर बहुत कुछ रोशनी डाल सकता है। आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? चलो बोल रहे हैं। इस लाइटर को मैं पहचानती हूँ। ये लाइटर मैंने इन्हें उस रोज दिया था जिस रात इन्होंने मेरी बहन का खून किया था। सबूत? सबूत ये है, इस पर मेरा नाम लिखा है। With love from R। आर का मतलब रेणु। आर का मतलब है रेखा। ये मुझे रेखा ने दिया। क्यों रेखा? हाँ, मैंने दिया था। आपने तो कहा था ये आपने बाजार से खरीदा। हाँ, मैं दिमाग। अब पुलिस ऑफिसर करवे का भी माथा ठनका। अब तक एक दूसरे से अजनबी की तरह पेश आने वाले इंस्पेक्टर दीवान और रेखा का ये बर्ताव उन्हें शक में डाल गया। उन्होंने तहकीकात को आगे बढ़ाया। आप भूल रहे हैं, अभी अभी आपने कहा था कि आप मिस्टर जगमोहन को नहीं जानते। फिर दो अजनबियों में ये प्यार, मोहब्बत और तोहफे तहफ़ की बात कहां से आ गई? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपको मतलब नहीं समझ। मतलब मैं अभी समझाता हूं मिस्टर दीवान। वो कहानी जो मिस्टर रॉय से शुरू होकर मरहूम जगमोहन तक पहुंचती है, उसे एक और तरीके से भी कहा जा सकता है। आपके और मिसेस जगमोहन के ताल्लुकात थे। इंस्पेक्टर! चुपचाप सुनती जाइए। आपके और मिस्टर दीवान के ताल्लुकात थे। मिस्टर मोहन को शायद इस बात का शक हो गया था। कल शाम जब वो अचानक घर आए, इत्तेफाक से मिस्टर दीवान वहां मौजूद थे। उन्होंने आप दोनों को ऐसी हालत में देखा कि उनका शक यकीन में बदल गया। दोनों में झगड़ा हुआ और मिस्टर जगमोहन मारे गए। ये झूठ है मिस्टर दीवान। उस वक्त बाहर इतना अंधेरा नहीं था जो आपके गुनाहों को छुपा लेता, इसलिए लाश को उठा के बाथरूम में छुपा दिया गया और यह तय पाया कि रात के अंधेरे में आकर लाश को उठा के ठिकाने ला दिया जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि जगमोहन का खून मिसेस जगमोहन और दीवान ने मिलकर किया। एग्जैक्टली। अपनी पोल और सच्चाई को खुलते हुए देखकर इंस्पेक्टर दीवान अपनी असलियत पर उतर आया और उसने पिस्तौल तान लिया। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा, एक एक को भून कर रख दूंगा। इंस्पेक्टर, दीवान को पकड़ना इतना आसान काम नहीं जितना तुम समझते हो। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। इन्हें पिस्तौल क्या दिखाता है? मुझे ज्यादा मेरे गुनाहों की। मैं अपने पाप के हाथ से माही जाऊं तो अच्छा। मेरा गुनाह तू है, तू ही मुझे पकड़। गोली क्यों नहीं चलाता? दीवान, तुमने पुलिस की बाइज्जत वर्दी को बदनाम किया। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें सख्त से सख्त सजा दिलवा सकूं। सगाम? यस सर। मिस्टर रॉय, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। इसके बावजूद भी कि आप पे इतनी मुसीबतें पड़ी, आपने एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से कानून की मदद की। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको फौरन बरी कर देता। आप इन्हें कैसे बरी कर सकते हैं? ये तो मेरी बहन के कातिल हैं। नहीं मिस रेणु, ये कातिल नहीं है, सिर्फ हालात का शिकार है। पहला खून जिसमें ये पकड़े गए उस वक्त हुआ जब ये उस कमरे से बाहर जा चुके थे जिसमें कत्ल हुआ, और दूसरा खून उस वक्त हो चुका था जब ये उस कमरे में दाखिल हुए। और दोनों हादसात के पीछे
एक औरत। औरत? जी, दूसरी मर्तबा मिसेस जगमोहन और पहली मर्तबा आप। मैं? क्या कह रहे हैं आपका कमरा दिलीप रॉय के कमरे के बराबर था। आप वहां मौजूद थी, फिर भी आपने अपनी बहन को बचाने की कोशिश नहीं की। मैं डर गई थी। आप डरी नहीं, मौके का फायदा उठाना चाहती थी। जब दिलीप रॉय और आपकी बहन में झगड़ा हुआ और वो उसे धक्का देकर बाहर चला गया, आपने कमरे के अंदर जाकर उसका गला घोट दिया। मैं उस कमरे में कभी गई नहीं थी। आप उस कमरे में जरूर गई थी और आपने अपनी बहन का खून किया। क्या बकते हैं? शट अप। आपके ये मोती कहाँ है? कौन से मोती? जो इस कड़े में लगे हुए थे। गुम हो गए होंगे। गुम नहीं हुए, मेरे पास है। ये देखिए, जब आप अपनी बहन का गला घोंट रही थी और वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, ये मोती मिस्टर रॉय की कलर पैलेट में गिर गए थे। ये एक इत्तेफाक ही था कि दिलीप राय दोनों ही कत्ल के इल्जामों से घिरा और फिर दोनों ही में बेकसूर साबित भी हुआ। सुषमा की कातिल थी रेणु और जगमोहन की हत्यारिन थी रेखा। रेणु गिरफ्तार कर ली गई, मगर रेखा, उसने खुद को गोली मार ली। इसने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है। हमारा ज़मीर गुनाह करने से पहले जाग जाया करे। जिंदगी ठहर गई, ये लोग ठहर गए, मगर वक्त कभी नहीं ठहरता। गुनाह और सजा का यह सिलसिला यूं ही कायम रहता है। मुमकिन है मुजरिम इंसान के इंसाफ से बच जाए, मगर भगवान के इंसाफ से कभी नहीं बच सकता। B.R. चोपड़ा ने हमेशा फिल्मों को किसी संदेश या किसी सामाजिक सोच को ध्यान में रखकर बनाया है। सस्पेंस, थ्रिल और मर्डर मिस्ट्री से घिरी हुई इस कहानी में भी ये फलसफाई संदेश दिया गया और फिल्म पूरी हो गई। सन 1969 में बनी फिल्म इत्तेफाक को 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। एक यश चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के लिए और दूसरा M.A. शेख को बेस्ट साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। बाकी इत्तेफाक एक अच्छी फिल्म थी, इसलिए कामयाबी का अवार्ड इसे देखने वालों ने बॉक्स ऑफिस पर टिकट खरीद कर दिया। फिल्म इत्तेफाक की बातें पूरी हुई दोस्तों। इन बातों में जो जानकारियां आपने सुनी, उनके लिए धन्यवाद दीजिए अशोक अय्यर को, जिन्होंने खोजबीन करके कार्यक्रम का आलेख तैयार किया। कहानी की काट छांट करके उसे छोटा फिर भी मुकम्मल बनाने की जिम्मेदारी निभाई PKA नायर ने। और ये सारी बातें जिनकी देखरेख में की गईं और जिन्होंने ये बातें आपको सुनाई, उनका नाम है लोकेंद्र शर्मा। और इत्तेफाक से आपको मेरा नाम तो याद ही होगा, रेनू बंसल। तो बस याद रखिए और अगले सप्ताह तक इंतजार कीजिए। नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।